नमस्कार। मैं डॉक्टर डी के चारण, एसोसिएट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। मैंने पिछले व्याख्यान में आधुनिक भारत के इतिहास के एक टॉपिक 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस पर चर्चा की थी। उन 3 व्याख्यान में, लगातार 3 दिन जो व्याख्यान हुए, उनमें हमने मुग़लों का पतन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, किस प्रकार से मुग़लों का पतन हुआ, कैसे मुग़ल शासक कमज़ोर पड़ गए, कैसे मुग़ल अमीर शक्तिशाली होने लगे, कैसे मुग़ल शासकों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उनके अमीरों ने नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, जिसमें हैदराबाद है, बंगाल है, कर्नाटक है, अवध है। इस प्रकार अनेक नई रियासतों की स्थापना हो गई और वो दिल्ली से अलग हो गए। और हमने यह भी पढ़ा कि कैसे मुग़लों का जो साम्राज्य था, कभी अकबर का काल हो या औरंगजेब का काल हो, बहुत बड़े भाग पर वो लोग शासन करते थे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी उनके साम्राज्य का विस्तार था। कैसे उनका शासन दिल्ली के आसपास तक सिमट के रह गया। और वो कहावत दिल्ली के आसपास कही जाने लगी कि हुजूर आलम दिल्ली से पालम। पालम, जहाँ की अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहाँ पर पहले एक पालम गांव होता था। वहाँ से कुछ दूरी पे है लाल किला। ये इतनी ही उनका साम्राज्य रह गया था। और बाद में तो यह हाल हो गया था कि मुग़ल सम्राट पहले मराठों के, बाद में अंग्रेज़ों के पेंशनर बन करके रह गए थे और केवल लाल किले तक उनका इकबाल सीमित था। और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर 1857 में अंग्रेज़ों ने उसको वहाँ से बंदी बना लिया, रंगून भेज दिया था और इस प्रकार से मुग़लों का पतन हो गया था। और मुग़लों के पतन के दौरान कैसे नए राज्यों की स्थापना हुई और कैसे सिखों का उत्थान हुआ जब गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मुग़लों का दमन, उनका अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था कि गुरु गोबिंद सिंह को लगा कि हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए एक सेना की आवश्यकता है, एक नई मार्शल लोगों की ज़रूरत है। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक हिंदू परिवार मुझे एक लड़का दे और मैं उससे एक सेना बनाऊंगा और मैं उसको सिंह का नाम दूंगा और हम जो है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हमारे यहाँ की स्थानीय जो सनातनी परंपराएं हैं उनकी रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और इस प्रकार से खालसा पंथ की स्थापना हुई। और उसके जब गुरु गोबिंद सिंह जी की जब हत्या कर दी गई, उसके बाद में बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। तो इस प्रकार से दिल्ली के पास में ही एक सिखों की पंजाब में नई रियासत बन गई। इनके मुग़लों के ज़मींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर जाटों ने भी विद्रोह किया। जाट जो कि बेसिकली मथुरा के पास में रह रहे थे, भरतपुर के पास में रह रहे थे, आगरा है, दिल्ली है, मेरठ है, इस आसपास के भूभाग में जाट रह रहे थे। जाट अपनी खेती किसानी करते थे और सरकार को अपना लगान देते थे। लेकिन जब सरकार के कारिंदे, जब उनके अधिकारी उनके जब बहुत ज़्यादा लालची हो गए और इसके साथ साथ अत्याचार भी करने लगे, तो यह जो कौम है, यह कौम भी हथियार उठाने पर मजबूर हो गई और जाटों ने भी विद्रोह किया। और फिर चूड़ामन और राजा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों की एक रियासत हो गई। चूड़ामल एक योग्य नेता था, बदन सिंह था, सरदार सिंह था और भरतपुर में जाटों की रियासत की स्थापना हो गई। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में मराठे भी कभी एक दक्षिण भारत के जो पठारी भाग है महाराष्ट्र के, वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। खेती किसानी, जंगलों में, पहाड़ों पे जिस प्रकार का जीवन था। लेकिन वहाँ भी मुग़लों के अत्याचार के कारण, मुग़लों की दमन नीति के कारण उनको भी शस्त्र उठाना पड़ा और शिवाजी ने उनको संगठित किया। इसलिए मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी भी कहलाते हैं। और मराठे एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरे जिन्होंने महाराष्ट्र से निकल करके सुदूर महाराष्ट्र पश्चिम में है, सुदूर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, वहाँ बंगाल से उड़ीसा छीन लिया और इधर दिल्ली से भी आगे लाहौर तक बढ़ गए। अफ़गानों से युद्ध कर रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध कर रहे हैं। शाह आलम जो कि दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। शाह आलम कौन?
दिल्ली का मुग़ल बादशाह जो बादशाह था लेकिन अपनी राजधानी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी, उस शाह आलम को राजधानी के अंदर लाने का कार्य मराठा नेता माधवराव ने किया। तो इतने शक्तिशाली मराठा हो गए थे 18वीं सदी में, लेकिन आपसी ईर्ष्या, आपसी फूट, आपसी कलह, आपसे एक दूसरे को कमज़ोर करने की इसकी नीति के कारण मराठों का भी पतन हो गया। ये 18वीं शताब्दी का भारत की राजनीतिक स्थिति हमने मोटा मोटी की। अब 18वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, यह भी इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान होना आवश्यक है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंदर हम पहले आर्थिक स्थिति की बात करें तो हमारे यहाँ किसान थे, खेती कर रहे थे, लेकिन हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हो गई थी, जो चीज़ें आ गई थी वो यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के बल पर खूब अनाज पैदा कर लेते थे। और उस समय भूमि की कोई समस्या थी नहीं, जो व्यक्ति जितना काश्त करना चाहे करे। और भारत पर ये तो हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत के जो यूँ कहें कि हम विचारक रहे, उनका यह विचार रहा कि भूमि खाली नहीं रहनी चाहिए। हम बहुत सुदूर प्राचीन की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर लिखा है कि भूमि खाली नहीं रहनी चाहिए, भूमि पे अधिकाधिक खेती की जानी चाहिए। और ऐसे लोग जो बंजर भूमि को एक उत्पादन वाली भूमि के अंदर परिवर्तन करते हैं, वहाँ पे फसल पैदा करते हैं, उनसे उनको रियायत भी देनी चाहिए, उनसे कुछ साल टैक्स भी नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार की नीति प्राचीन काल से हमारे विचारकों की रही। तो 18वीं सदी में भी भूमि की कोई कमी नहीं थी और किसान अपनी खेती कर रहा था, लेकिन जो राज्य सरकार, जो राजतंत्र के अंदर जो इनके मुग़लों के, उस समय मुग़लों की बात की जाएगी, मुग़लों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगान लेने में, कर वसूलने के अंदर बहुत ज़्यादती करते थे और इनसे इतना कर वसूलते थे कि ये इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी कमोबेश इनका जो है अपना एक काम चल रहा था। व्यापार की बात करें तो 18वीं शताब्दी हम देख रहे हैं कितनी उथल पुथल हो रही है। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के बाद में हम देख रहे हैं कि एक जो केंद्रीय जो शक्ति हुआ करती है, और जो केंद्रीय शक्ति पूरे केंद्र से पूरे राज्य को, पूरे देश को डील करती है, उस केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया था। हम यह भी देख रहे हैं नए नए राज्य स्थापित हो गए थे। तो व्यापार की स्थिति में पहले से कमजोरी आई, लेकिन फिर भी व्यापार हमारा अरब के साथ में हमारा व्यापार चल रहा था, यूरोप के साथ हमारा व्यापार चल रहा था, स्थल रास्ते से हमारा व्यापार उनके साथ में चल रहा था। और भारत के व्यापारी वहाँ जाते थे, वहाँ के व्यापारी यहाँ आते थे, और व्यापार की स्थिति इतनी उठापटक के बीच में उसके बावजूद भी ठीक थी। हालांकि व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता था, जो दूर के व्यापारी हैं उनको कई राज्यों से गुजरना पड़ता है। पहले तो एक ही राज्य था, मुगल राज्य, लेकिन अब कई राज्य बन गए हैं, तो प्रत्येक राज्य से गुजरते समय उनको कर देना पड़ता था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ व्यापार ठीक ठाक था। शिक्षा की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा की पूरी तरह कोई उपेक्षा नहीं थी। हालांकि वो त्रुटिपूर्ण थी, परंपरागत थी। पश्चिमी दुनिया में जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो पाठ्यक्रम यहाँ पर नहीं था, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। यहाँ जो शिक्षा थी उसमें साहित्य था, धर्म था, दर्शन था, तर्कशास्त्र था, यहाँ तक सीमित था। लेकिन भौतिक और भूगोल इस प्रकार के विषय उस समय नहीं पढ़ा। हालांकि हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत का जो शिक्षा का जो स्तर है बहुत अच्छा था। आप उस समय के विश्वविद्यालयों के नाम भी जानते हैं, तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है। विदेश के लड़के यहाँ पर पढ़ने आते थे। और उस समय की यदि हम उस शिक्षा को यदि हम धरातल पर देखें, शिक्षा एक तो पाठ्यक्रम में है, पुस्तक में है, एक धरातल पर है। तो धरातल पर हम देखते हैं, यदि जहाँ तक अभी मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी में भौतिक नहीं पढ़ाया जा रहा था, भूगोल नहीं पढ़ाया जा रहा था, लेकिन हम उस प्राचीन हिंदुस्तान भारत के यदि प्राचीन काल की बात करें तो वहाँ की दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर को देख लीजिए, अपने आप में कला में अनूठा है। चाहे पूर्वी भारत के मंदिर हों, अपने आप में अनूठे हैं। तो वहाँ की इमारतें देख करके, और हम और पहले यदि सिंधु सभ्यता के समय चले जाएं तो उनका जो टाउन प्लानिंग है, तो बिना ज्यामिति के, बिना ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान के
और ऐसी टाउन प्लानिंग हो नहीं सकती। तो हमारे यहाँ किसी समय भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे गणित हो, भूगोल हो, बहुत अच्छी स्थितियाँ थी। लेकिन यहाँ बीच में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, बहुत सारा साहित्य जला दिया गया। तो 18वीं शताब्दी में आते आते हमारी वो स्थिति नहीं रही थी जो भारत की कभी शिक्षा की स्थिति रहा करती थी। और भारत के ऐसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हमारे पास में थे, इतना बड़ा हमारे पास में साहित्य था, इतनी पुस्तकें थी, कितने लोग यहाँ अध्ययन करने आए, अपने साथ में पुस्तकें ले गए, और कितने आक्रमणकारी आए जिन्होंने पुस्तकालयों को जला दिया। ये दुनिया भर में एक ये विचार प्रसिद्ध रहा कि यदि किसी समाज को समाप्त करना है तो उससे उसका ज्ञान छीन लिया जाए, ज्ञान छीन लिया जाए यानी उसकी पुस्तकें जला दी जाएं, उसका जो संचित ज्ञान है उस ज्ञान को समाप्त कर दिया जाए। तो 18वीं शताब्दी में स्थिति में हालांकि कमी आई, यद्यपि उस शिक्षा के केंद्र थे काशी जैसे स्थानों पर, और जो बड़े बड़े राजा वगैरह हैं, वो अमीर लोग हैं, उनको अनुदान देते थे। और शिक्षा जो है मुख्यतः जो ब्राह्मण वर्ग है वहीं तक थी, बहुत उसके अलावा शिक्षा बाकी लोग इतनी रुचि भी नहीं लेते थे। यदि हम व्यवस्था को दोष दे दें पूर्णतया, तो ब्राह्मण राजपूत राजपूत रुचि ले रहे हैं, वैश्य ले रहे हैं, लेकिन जो एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग था जिनको शूद्र कहा गया है, वो उनकी इतनी रुचि इसमें एकेडमिक जो एक शिक्षा है उसके अंदर नहीं थी। और जो शूद्र वर्ग है, उस शूद्र वर्ग के बारे में मैं एक बीच में आपको बात बता दूं कि आधुनिक भारत के इतिहास में शूद्र केवल उनको माना जाता है, आज हम जिस काल के अंदर रह रहे हैं, मैं आज के काल की बात कर रहा हूं। आज हमारे देश में संविधान है, संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनको केवल शूद्र माना गया है। उस लिस्ट के अंदर जो लिस्टेड जातियां उनको शूद्र माना गया है आज के टाइम में। लेकिन जिस समय का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, या आधुनिक भारत यानी कि 1947 से पहले के यदि हम बात करें, तो शूद्र में वे सब जातियां थीं जो आज अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित हैं। जितनी भी कृषक जातियां हैं, जितने भी शिल्पकारी जातियां हैं, ये जो जातियां हैं, ये तमाम, चाहे वो सुनार थे, चाहे लोहार थे, चाहे वो कुम्हार थे, ये इस प्रकार की जो तमाम जो जातियां हैं, चाहे जाट थे, तमाम इस प्रकार की जो जातियां हैं, जाट है, गुर्जर है, अहीर है, ये सब जातियां उस समय शूद्र वर्ग में सम्मिलित होती थी। और ये सब इन सब को यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता था, लेकिन सबकी अपने अपने घर, इनके अपने अपने स्कूल थे, क्योंकि अपने अपने व्यवसाय हैं। कुम्हार का बच्चा घड़ा बनाना पसंद करता है, वो अपने माता पिता से सीख जाता है, वो भी एक शिक्षा है। लोहार का बेटा जो लोहे का काम कर रहा है और वो लोहे के उपकरण बनाता है, अस्त्र शस्त्र बनाता है, वो भी एक शिक्षा है। इसका जो खाती है उसका लड़का लकड़ी की जो चीज़ें बनाता है, लकड़ी के इतने बहुत सुंदर सुंदर उपकरण बनाता है, वो भी एक शिक्षा है। तो ये जो आज शिक्षा, जो आज चीन जैसे देश के अंदर जो शिक्षा है कि वहाँ का हर घर एक फैक्ट्री है, हिंदुस्तान में भी कभी हर घर एक फैक्ट्री हुआ करता था, इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर थी। तो हमारे जो शूद्र वर्ग में जो आने वाले लोग हैं, वो ग्रंथों को और उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका जो एक पुश्तैनी जो धंधा था, वो जो प्रैक्टिकली जो चीज़ थी उसको सीखते थे, और इससे हमारा जो देश है उसमें धन धान्य की भी स्थिति ठीक ठाक थी। धन धान्य की स्थिति भी हमारे यहाँ पर ठीक ठाक थी। तो शिक्षा उस प्रकार की शिक्षा नहीं थी जैसी उस दौर में शिक्षा चल रही थी, उस प्रकार के विश्वविद्यालय भी हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो एक शिक्षा परंपरागत रूप से चली आ रही थी, कुछ स्थानों पर थी। ब्राह्मण और राजपूत और वैश्य, ये लोग जो है वहाँ पर उन स्थान पर शिक्षा अधिग्रहण करते थे। प्राथमिक शिक्षा जो थी वो हमारे यहाँ काफ़ी व्यापक थी, प्राइमरी जिसको एजुकेशन कह लें, जो मंदिर हैं या पंडित जी का जो घर है या मस्जिद है, तो वहाँ पर बच्चों को शिक्षा वगैरह दी जाती थी। और दिलचस्प बात यह है कि 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लिखा है कि यदि औसत साक्षरता की बात की जाए तो ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी।
अंग्रेज़ जब यहाँ पर आते हैं उससे पहले यदि साक्षरता की बात करें तो वो लिखता है कि हमारे आने से पहले यहाँ की दर किसी प्रकार से कम नहीं थी और यहाँ के जो लोग थे वो किसी प्रकार से यूरोप के लोगों से कम प्रतिभाशाली नहीं थे। ये हमारा जो परंपरागत जो समाज चला रहा था, परंपरागत जो हमारी समाज के अंदर शिक्षा चली आ रही थी, ये सब उसका परिणाम था। तो ये सब शिक्षा, लेकिन ये सारी जो भी शिक्षा है, ये शिक्षा लड़कों तक सीमित थी, लड़कियों को बहुत कम शिक्षा दी जाती थी। उच्च परिवारों में जो उच्च वर्ग के परिवार थे, लड़कियों को अपने घर पर पढ़ाने लिखाने का कार्य करते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से लड़कियों की शिक्षा नहीं थी। इसके अलावा, शिक्षा के अलावा यदि हम बात करें समाज, हिंदू समाज की, कि हिंदू समाज में समानता थी या नहीं थी, तो समानता नहीं थी। जातियों में, वर्णों में, जातियों में समाज बटा हुआ था, छुआछूत की भावना भी थी और समाज के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां थी और कर्मकांड का बोलबाला था। और बहुत सारे लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया, जो इस समाज की एक बहुत बड़ी बुराई रही और आज भी कमोबेश है। हालांकि उसमें बहुत सुधार है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां समाज में आज भी हैं। इस्लाम की बात करें, इस्लाम भी उस समय इस देश में आ चुका था। तो इस्लाम की बात करें, हालांकि कुरान के अंदर लिखा हुआ है समानता की बात, लेकिन समानता धरातल पर दिखाई नहीं देती। शिया सुन्नी हो, उनके आपस में झगड़े चलते हैं, ईरानी हैं, अफ़गानी हैं, तुरानी हैं, कितनी कैटेगराइजेशन इस्लाम के अंदर रही। और जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनके साथ में तो बिल्कुल ही निम्न श्रेणी का व्यवहार उनके द्वारा, जो शुद्ध रूप से अरब से जो लोग आए थे उनके द्वारा किया जाता था। और जो अब बहुत सारे हिंदू मुसलमान बने तो हिंदुओं की जो जाति के अंदर जो रीति रिवाज थे वगैरह और जो व्यवहार के अंदर था, पहनावा था, वो सारी चीज़ें हालांकि बहुत समय तक उनके साथ चलती रही, बाद में धीरे धीरे कम हो गई। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की चीज़ों में अंतर रहा थोड़ा। अब जैसे उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक संस्था थी कि आपका नाम पिताजी के नाम, आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम। लेकिन केरल के अंदर मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी। केरल के लोग अपने नाम के साथ माँ का जो नाम है, वहाँ माँ का नाम लगता था। केरल में शिक्षा भी दी जाती थी लड़कियों को, वहाँ पे पर्दा प्रथा भी नहीं था, जबकि उत्तर भारत के अंदर पर्दा था। औरतों को घर में रहना पड़ता था। हालांकि जो निम्न श्रेणी की महिलाएं हैं वो घर से बाहर भी जाती थी, कृषक महिलाएं हैं वो भी घर से बाहर जाती थी, लेकिन आम तौर पे पर्दा प्रथा था, जबकि दक्षिण भारत में इस प्रकार का पर्दा प्रथा नहीं था। दहेज एक बहुत बड़ी बुराई थी उत्तर भारत में। लड़कियों की शादी में दहेज देना पड़ता था, अनेक प्रकार के खर्चे करने पड़ते थे। बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। विधवा विवाह नहीं होता था, विधवा को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार की बहुत सारी सामाजिक बुराइयां 18वीं शताब्दी के समाज के अंदर थी। और हमें ये साहित्य वगैरह की बात देखें तो हालांकि शिक्षा के साथ इसकी बात करनी चाहिए थी। साहित्य की बात देखें तो उर्दू ज़ुबान जो है, चूँकि राजकीय भाषा थी, फारसी साथ साथ में उर्दू भी पनप रही थी, तो उर्दू का काफ़ी उन्नति हुई, काफ़ी तरक्की हुई इस देश के अंदर उस समय। तो ये मोटा मोटी आकलन था यहाँ के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का। तो हमने अभी तक अध्ययन किया कि किस प्रकार से भारत की 18वीं सदी की राजनीतिक स्थिति थी, कैसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम करेंगे कि भारत में यूरोपियन जो है उनका आगमन। तो यूरोपियन के आगमन में हम पहले यूरोप की जो जातियां हैं, यूरोप के जो देश हैं, पुर्तगाल है, स्पेन है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, कैसे उन लोगों ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ की, कैसे वो भारत तक पहुँचे, ये सब हम करेंगे और यूरोपीय जातियों के आगमन में। क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो वो इतिहास खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर शासन कर रही है वहाँ से प्रारंभ होता है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के लिए पहले हम कुछ इनका पुराना इतिहास, इन देशों का किस प्रकार से यहाँ पहुँचे, वो हम पढ़ेंगे।